ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के साथ हम लोग अपना क्लास 11th का कॉमर्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली थ्योरी चैप्टर है। और अभी शुरू में जो है कुछ चैप्टर्स थ्योरी के हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक बार ज़रा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अकाउंटेंसी में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो पहला चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि अकाउंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस बुक के बारे में और अकाउंटिंग के बारे में इसमें दिया हुआ है पूरा डिटेल। बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में जो है ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं अकाउंट्स में, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। उसके बाद प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक चैप्टर है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स बेसिकली थ्योरी ही हैं। फिर उसके बाद छठवां चैप्टर जो है आपका न्यूमेरिकल है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, तो ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे लास्ट में? क्योंकि भाई जब हम डिटेल सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो फिर ये चैप्टर समझने में, यानी कि चैप्टर नंबर 6 समझने में थोड़ा हमें ईजी होगा। ओके, उसके बाद सेवन चैप्टर जो है अपना वो डबल एंट्री सिस्टम है। यहाँ से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। जो अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल है उसका मेन स्टार्ट यहीं से होता है, डबल एंट्री सिस्टम से। यहाँ हम समझेंगे कि अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद आपका ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कौन कौन से सोर्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ से यानी कि चैप्टर नंबर 9 से हमारा मेन अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, जिसमें जर्नल है, फिर जीएसटी है, फिर कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स में आपका चैप्टर नंबर 12 जो है वो सब्सिडरी बुक्स है। इसमें पहला चैप्टर है कैश बुक, और उसके बाद जो ये चैप्टर नंबर 12 है इसमें अदर सब्सिडरी बुक, यानी कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारे चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद लेजर पढ़ेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस एंड एरर पढ़ेंगे। ठीक है, और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डेप्रिशिएशन पढ़ेंगे, प्रोविज़न एंड रिजर्व्स पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा फाइनल अकाउंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें बनाया जाएगा हम लोग, बैलेंस शीट बनाया जाएगा, फाइनल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया जाएगा, वो भी एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, ये सारी क्या चीज़ें हैं, वो सब एडजस्टमेंट क्या है, और बाकी इस चैप्टर के बारे में डिटेल हम लोग जब पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे क्या है। ओके, उसके बाद अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ा जाएगा। अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ने के बाद जो है इसके बाद 24 to 27 जो है ये कंप्यूटर के चैप्टर्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो आज हम लोग इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो ज़रा देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों है अकाउंटिंग की ज़रूरत, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे मीनिंग फॉर अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तक क्लियर होगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग के। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे अकाउंटिंग प्रिपेयर करने का। फिर पढ़ेंगे भाई अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, क्या काम है अकाउंटिंग इनका, और क्या क्या काम अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग के वजह अकाउंटिंग का हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिंक्शंस बिटवीन द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके लिए पहले हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक डिस्कस कर ही रहते हैं, और अकाउंटेंसी क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के कौन कौन से ब्रांचेज हैं जिसको हमें पूरी का पूरा इस चैप्टर इस बुक में पढ़ना है, सारे ब्रांचेस को। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग कैसे जो है इंफॉर्मेशन का एक सोर्स की तरह से कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी अकाउंटिंग से जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी
उसके कौन कौन से लोग यूज़र्स होते हैं, कौन कौन से यूज़र्स होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या हैं अकाउंटिंग के, लिमिटेशंस क्या हैं, एंड क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, और उसके बाद हम लोग लास्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना नीड फॉर अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की आखिर ज़रूरत क्या है, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों आखिर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ओके, देखो क्या है ना कि हर एक बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, हर एक बिजनेसमैन को साल के लास्ट में, यानी कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के लास्ट में बिजनेसमैन को ये जानना होता है कि उसका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, यानी कि वो जो बिज़नेस कर रहा है क्या उसने कुछ एक्स्ट्रा गेन किया है या लॉस किया है। ठीक है, हर एक बिजनेसमैन को ये जानना ही रहता है, हर कोई जानना चाहेगा उस, और साथ में क्या जानना रहता है, उसको ये जानना रहता है कि उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था, कैपिटल इन्वेस्ट करने का मतलब है कि जो पैसा उसने बिज़नेस में लगाया था वो साल के एंड में उसकी सिचुएशन क्या है, वो मतलब कि क्या उसने जो एक्स्ट्रा पैसा लगाया था या पैसा कुछ निकाला था बिज़नेस में से, ये सब मिला जुला के टोटल अभी यानी कि साल के एंड में टोटल उसने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिज़नेस में। ओके, कितना पैसा उसने लगा रखा है। उसके साथ ये जानना रहता है उसे कि हाउ मच अमाउंट दे आर लायबल टू पे, यानी कि वो जो है, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो कितना, उसको कितना पैसा दूसरों को पेमेंट करना है। लायबल टू पे मतलब कि पेमेंट करना है। एंड टू होम दे ओव, यानी कि भाई किसे किसे देना है, कितना देना है और किसे किसे देना है। ठीक है, यानी ठीक है, ये जानना रहता है। और क्या जानना रहता है, हाउ मच इज़ ओव्ड टू देम, यानी कि उसे उसे कितना पैसा मिलेगा। ओके, कितना पैसा मिलेगा, एंड बाय हुम, किससे किससे मिलेगा। तो इन जरा यहाँ से यहाँ तक का एक बार हम लोग मतलब समझ लेते हैं। ये जो यहाँ से ले करके यहाँ तक की लाइन है। देखो, जब हम बिज़नेस चलाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे ट्रांजेक्शन्स, यानी बिज़नेस में जो भी काम करें वो कैश ट्रांजेक्शन्स करें। हम कुछ उधार खरीदना बेचना भी करते हैं, है ना, उधार खरीदते हैं, उधार बेचते हैं सामान, यानी कि कुछ कैश सेल्स करते हैं, कुछ क्रेडिट सेल्स करते हैं। क्रेडिट सेल्स का मतलब है कि उधार बेचना, ठीक है, या क्रेडिट परचेज का मतलब है कि हम उधार में सामान खरीद रहे हैं। तो जब हम उधार में सामान अगर खरीदेंगे तो हमारी एक लाइबिलिटी जनरेट होगी। लाइबिलिटी जनरेट होने का मतलब हम लाइएबल होंगे कि उस आदमी को जिससे कि हमने उधार सामान लिया है उसका पेमेंट करें। तो ऐसा ये ट्रांजेक्शन साल में एक बार तो होता नहीं है, पूरे साल में हम लोग पता नहीं सैकड़ों बार जो है ऐसा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी उधार में सामान खरीदते हैं बेचते हैं। तो ये जानने के लिए कि एग्जैक्ट में साल के लास्ट तक हमने कितना उधार का ट्रांजेक्शन किया और ये जो उधार है वो हमें किसे किसे देना है, ये जानने के लिए हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं। और साथ में हमने किसको किसको उधार में सामान बेचा है, उधार में सामान बेचा है, ठीक है, जिनसे कि हमें पैसा लेना है। हाउ मच इज़ ओव टू देम, यानी कि हाउ मच इज़ ओव टू देम, यानी कि उनसे कितना पैसा लेना है। ठीक है, ओके, कितना पैसा लेना है और किससे लेना है, ये सारी चीज़ें जो है हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिलती है। आगे देखिए, in order to attain such information, it is essential to keep complete and systematic record for each and every business transaction entered into the during the year। यानी कि भाई अब ये सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि साल के लास्ट में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमने जो पैसा लगाया था उसकी क्या इस समय क्या कंडीशन है, क्या वो पैसा बढ़ा या कम हुआ, ठीक है, हमने किससे किससे उधार ले रखा है, कितना उधार ले रखा है, हमने किसको उधार दिया हुआ है, ठीक है, और कितना उधार दिया हुआ है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड चाहिए होता है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड चाहिए होता है जो कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके। ठीक है, तो अब यही जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिससे हमको मिलेगा, यही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, यही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या है, अकाउंटिंग है। ओके, आगे डिस्कशन करते हैं इसके बारे में।
अब इसके साथ साथ जब एक बिजनेसमैन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है तो उसे और भी सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। देखो क्या क्या जानकारी मिलती है। द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज, यानी कि साल में पूरा उसने कितना परचेज़ किया, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, दोनों परचेज, यानी कैश में खरीदा और उधार भी खरीदा, वो सब मिला जुला के आखिर खरीदा कितना सामान, ये भी तो बिजनेसमैन को जानना होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो हम बाद में आगे चल के प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे कि साल में इतने का सामान खरीदा था, इस सामान में से इतने का सामान बिक गया, तो फिर इसके डिफरेंस को देख करके हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो कितने का सामान साल में खरीदा गया ये भी हमें इन रिकॉर्ड्स के थ्रू ही पता चलेगा। हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्स, कितने का सामान बिका। अब ये सेल्स में दोनों चीज़ें आएंगी, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। व्हाट आर हिज टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि साल में पूरा कितना खर्चा उसने किया है। अब एक तरीके का खर्चा तो होता नहीं है, खर्चा एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, एक तरीके का खर्चा तो होता नहीं है। स्टाफ को सैलरी देना है, ठीक है, जो है भाड़ा वगैरह देना है, परचेज कर रहे हैं वो भी अपना एक खर्चा है ही, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है बिजनेस में, ठीक है, दुकान का रेंट देना है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। ओवरऑल टोटल कितने खर्चे हुए ये इसका इन्फॉर्मेशन पता कहाँ से चलेगा आखिर, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से ही मिलेगी। ओके, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो उसे साल में, पूरे साल में जो प्रॉफिट हुई है या फिर लॉस हुआ है उसका एक्चुअल अमाउंट क्या है, ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा, ये सारा हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से पता चलेगा। तो प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने जब चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था तो उसमें बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें हम लोग ये चीज़ बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे कि हमको पता चलेगा कि साल में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और साथ ही साथ और क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है, ही कैन असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, द फाइनेंशियल पोजीशन, इस वर्ड का मतलब मैं भी आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस, यानी कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि अगर आज के डेट में वो बिज़नेस बेचने जाए तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है, एक्चुअल में अमाउंट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो बिज़नेस अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो अब रिकॉर्ड्स के थ्रू तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम लोग जो है साल में एक बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट जो कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में बनाना सीखेंगे, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 21 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 21 है, उसमें सीखेंगे ये चीज़ जानने के लिए कि बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसमें हम लोग जो है जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम लोग अपने बिज़नेस की, ठीक है, बैलेंस शीट जब हम लोग ऐसे बनाएंगे तो उसमें अपने बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दिखाते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ का मतलब कि हमें कहाँ कहाँ कितना कितना पेमेंट करना बाकी है, और एसेट्स का मतलब है कि हमारे बिज़नेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है, हमारे बिज़नेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये एसेट्स हो गया। और लाइबिलिटी के साथ साथ हम जो है इसी बैलेंस शीट में बिज़नेस की कैपिटल भी दिखाते हैं कि बिज़नेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है। कैपिटल का मतलब है कितनी बिजनेसमैन का कितना पैसा बिज़नेस में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या पता करते हैं कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ओके, तो देखिए क्या है, सच एज, क्या लिखा हुआ है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस, सच एज हाउ मच कैपिटल इट हैज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के लास्ट में कितना कैपिटल होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम लोग कैपिटल भी दिखाएंगे कि बिजनेसमैन का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है। हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू टेक एंड फ्रॉम होम, कितना पैसा उसको कहाँ जो है, हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू टेक, उसको कहाँ से कितना पैसा लेना है और किससे किससे लेना है। एंड हाउ मच अमाउंट ही इज़ लायबल टू पे, यानी किसको किसको कितना कितना पैसा देना है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या जानना होता है उसे, इसी के साथ साथ जो है ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है इसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स लगाती है हमारे ऊपर, ठीक है, जो भी टैक्स वगैरह लगाना है, इनकम टैक्स या जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी, ये सारा जो भी चार्ज करना है वो गवर्नमेंट इसी के थ्रू करती है। और यही नहीं, ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है, जो अकाउंट्स होता है, वो हमारे लिए, हमारे बिज़नेस के लिए एक प्रूफ की तरह से काम करता है। अगर हमें कोई लीगली मैटर हो जाता है तो उस लीगली मैटर में ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक प्रूफ की तरह से भी काम करता है। तो मे बी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्या चीज़ है। अब हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंस दिया हुआ है, कुछ और नीड दिया हुआ है अकाउंटिंग का, ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। ओके,
तो इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज़ नेसेसरी डे टू डे। आज के ज़माने में यानी कि जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हो गया है। कैसे भाई, क्या रीज़न है? आज के ज़माने में जो है बहुत सारी क्वेश्चंस का आंसर हमें ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के थ्रू मिल जाता है। जैसे कि क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर आपका प्रोडक्शन का बिजनेस है, प्रोडक्शन का बिजनेस यानी कि आप कुछ चीज़ें बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, यानी कि जो चीज़ आप प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस चीज़ का, उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, उस पर कितना खर्चा पड़ रहा है। जैसे कि अगर आप पेन बनाते हैं तो उस पेन को बनाने में कॉस्ट क्या आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ कैसे पता चलेगा हमें? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि जब हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो हम रिकॉर्ड में मेंटेन क्या क्या करते हैं कि भाई कितना हमने परचेज़ किया। परचेज़ हम क्या करते हैं भाई, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदते हैं, पेन को बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल लग रहा है। हम साथ में ये भी नोट करते हैं कि क्या क्या हमारा खर्चा हुआ, सैलरी किसको कितना दिया, रेंट कितना दिया, वेजेस, ठीक है, वेजेस कितना दिया, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या पेमेंट किया हमने, और बहुत सारे खर्चे जो बिज़नेस में होते हैं वो सारे खर्चों का हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो उन्हीं खर्चों के बेसिस पे हम निकालेंगे ना कि हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या आ रहा है। ओके, अब फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इज़ सच कॉस्ट रीज़नेबल और नॉट, क्या जो ये खर्चा पड़ रहा है वो रीज़नेबल है या नहीं। मतलब जो जैसे कि इस पेन को बनाने में अगर मुझे 4 रुपये लग रहे हैं पर यूनिट, एक यूनिट पेन बनाने में, तो क्या ये 4 रुपये सही है लगना? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं 4 रुपये कुछ ज़्यादा खर्चा कर दे रहा हूँ, या फिर ठीक है, तो इसको अगर रीज़नेबल नहीं है तो क्या इसको कम किया जा सकता है? यानी कि मान लीजिए 4 रुपये मैं इस पेन में खर्चा कर दे रहा हूँ बनाने में, तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि इस पेन को बनाने में 4 रुपये के बजाय अब 3 रुपये खर्चा हो सके या 2 रुपये खर्चा हो सके? तो इसके लिए भी हमको क्या चाहिए? इसके लिए भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा मैंने किया है, जिससे कि मैं उन खर्चों को कट कर सकूँ या खर्चों को कम कर सकूँ। तो कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने के लिए, ठीक है, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने के लिए मुझे क्या चाहिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि अब इम्पॉर्टेंट डिसीज़न में क्या है कि भाई मैं इस पेन की प्राइस क्या रखूँ बेचने के लिए, इस पेन की प्राइस क्या रखूँ बेचने के लिए, कि कितने रुपये में ये पेन बेचूँ। ओके, तो ये पेन की प्राइस रखने के लिए पहले मुझे जानना पड़ेगा कि इस पेन को बनाने में खर्चा क्या आया है, और वो बात मुझे कहाँ से पता चलेगी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चलेगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस वगैरह डिसाइड करने के लिए भी हमें जो है अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गया नीड ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें बहुत सारे डिफिनीशंस दे रखा है, ये सारे डिफिनीशंस को आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। मैं एक डिफिनीशन को उठा करके उसका मतलब आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर किसी डिफिनीशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कॉल करके। आगे देखो, तो ये जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का जो डिफिनीशन है, यानी कि डिफिनीशन नंबर 2 जो है, इसको मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा अपने इस वीडियो में, और बाकी दोनों डिफिनीशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है भाई? अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। तो सबसे पहली बात ये कि जो भी हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वो किस में रिकॉर्ड करेंगे? इन टर्म ऑफ मनी में रिकॉर्ड करेंगे। इन टर्म ऑफ मनी में रिकॉर्ड करने का मतलब होता है कि हम जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे उसको मनी मेज़र में रिकॉर्ड करेंगे, पैसे में। जैसे कि अगर हमने 10 चेयर ख़रीदा, ठीक है, अगर हमने 10 चेयर ख़रीदा तो 10 चेयर खरीदने का मतलब हमें नंबर ऑफ़ चेयर से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि हमने ये 10 चेयर कितने रुपए में ख़रीदा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो इन टर्म ऑफ मनी में करेंगे। तो रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्ड करना, जो कि हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? जर्नल्स में करेंगे, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट है जर्नल, मैंने अभी चैप्टर बताते समय बताया था। तो रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे हम लोग जर्नल में। और जर्नल के साथ साथ जो अगला लेसन था हमारा सब्सिडरी बुक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी बुक्स होती है, ठीक है। एक बार ये कॉपी ले लेता हूँ, ओके। तो इस डिफिनेशन को डिटेल डिस्कशन करते हैं कि भाई पहला काम हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे भाई? हम लोग जर्नल में करेंगे, ठीक है। जर्नल क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। तो जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? जर्नल में। या फिर दूसरा जगह क्या होगा? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या चीज़ है ये भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि सब्सिडरी बुक, जर्नल अगर आप नहीं रखते हो तो हम लोग, अगर कोई बिज़नेस बड़ा बिज़नेस है तो वो जर्नल ना रख करके सब्सिडरी बुक्स रख सकता है। सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आता है? तो कैश बुक आता है, परचेज बुक आता है, सेल्स बुक आता है,
सेल्स रिटर्न बुक आता है, परचेज रिटर्न बुक आता है और जर्नल प्रॉपर आता है। ठीक है, तो ये हो गया सब्सिडरी बुक्स इतने सारे, और इन सब के जगह एक जर्नल केवल रखा जा सकता है। तो रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या हो गया अकाउंटिंग में, रिकॉर्ड करना, और वो भी किस में, इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि मनी के टर्म में। जिसका एग्जांपल मैंने अभी लिया आपसे कि भाई अगर आप 10 चेयर्स खरीद रहे हो तो इससे आपको मतलब नहीं है कि आप 10 चेयर खरीद रहे हो, आपको मतलब किससे है कि ये 10 चेयर कितने रुपए में आपने खरीदा, ठीक है, कितने रुपए में ये 10 चेयर खरीदा, इससे मतलब है। तो इन टर्म ऑफ मनी में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, है ना डिफिनेशन में, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाई करेंगे हम लोग, जो है जो भी रिकॉर्डिंग हमने की है जर्नल में उसको आगे क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब है कि जर्नल में जो भी रिकॉर्ड किया गया है, अब ज़रा सोचिए, जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग किस चीज़ का, ट्रांजेक्शन का। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, जो जो चीज़ें, जो जो लेन देन हम लोग बिज़नेस में कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ कर रहे हैं, जर्नल में। अब एक ही तरीके का ट्रांजैक्शन तो हम लोग साल भर करते नहीं हैं। साल भर में हम लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे परचेज़ करना, सेल्स करना, सैलरी देना, वेजेस देना, रेंट देना। इवन परचेज़ भी अगर हम कर रहे हैं तो परचेज़ भी 2 तरीके का होगा, कैश होगा और क्रेडिट होगा। ठीक है, और तो और अगर क्रेडिट परचेज है तो उसमें भी बहुत सारा क्लासीफाई किया जा सकता है। हो सकता है हम राम से क्रेडिट परचेज करें, हम श्याम से क्रेडिट परचेज करें, हम मोहन से क्रेडिट परचेज करें, अलग अलग आदमी से करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग साल भर में जो है बहुत सारे तरीक़ों का जो है ट्रांजैक्शन करते हैं। अब उन सारे तरीके के जो ट्रांजैक्शंस हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, जो हमारा सेकंड स्टेप है। यानी रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम लोग क्लासीफाई करेंगे, यानी कि अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन का नहीं, हर एक आइटम का या पर्सन का अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अलग अलग आइटम या अलग अलग पर्सन कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपका जो बिज़नेस है वो राम, श्याम, ओके, मोहन, गीता, ठीक है, गीता एट्सेट्रा बहुत से लोगों से बिज़नेस चलाता है। तो आप अलग अलग अकाउंट क्रिएट करोगे, राम का अलग अकाउंट क्रिएट करोगे, श्याम का अलग करोगे, मोहन का अलग करोगे, गीता का अलग करोगे। इवन परचेज नाम से एक अलग अकाउंट खोलोगे, सेल्स नाम से एक अलग अकाउंट खोलोगे। ठीक है, परचेज नाम से एक अलग अकाउंट क्रिएट करोगे, सेल्स नाम से एक अकाउंट अलग क्रिएट करोगे। ठीक है, रेंट नाम से एक अलग अकाउंट क्रिएट करोगे, क्योंकि ये अलग अलग आइटम्स हैं ना, ये अलग अलग आइटम्स हैं। ठीक है, मशीनरी नाम से एक अलग अकाउंट क्रिएट करोगे, एट्सेट्रा। बहुत से अकाउंट हैं जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एट्सेट्रा, बहुत से ऐसे अकाउंट हैं जिसको आगे हम लोग क्रिएट करेंगे और आगे डिस्कशन भी करेंगे इसके बारे में। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं भाई, अकाउंटिंग में पहला काम करते हैं रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद हम लोग उसका जो है क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करने का मतलब है कि भाई लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, लेजर्स बनाते हैं, लेजर। ओके, क्लासीफाइंग हम लोग जो करते हैं ना, लेजर नाम से एक चैप्टर था ना, जब मैंने डिस्कशन किया था चैप्टर्स का, तो उसमें एक चैप्टर था लेजर नाम से। तो जो भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं वो लेजर अकाउंट्स में क्लासीफाई करते हैं। अब ये लेजर अकाउंट क्या है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग नाम से अकाउंट बनाइए, वही लेजर अकाउंट है। ओके, अब आइए आगे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जब हम क्लासीफाई कर लिए, उसके बाद हम अगला काम करते हैं समराइजिंग। क्या करते हैं, समराइजिंग। अब ये क्या चीज़ है भाई, समराइजिंग। पहला काम क्या किया, पहला काम किया आपने जर्नल प्रिपेयर किया, यानी कि रिकॉर्ड किया, फिर उसको आगे अलग अलग अकाउंट्स में क्लासीफाई कर दिया, है ना, क्लासीफाई कर दिया। जब अलग अलग अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं ना, जब हम लोग अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि राम का अलग अकाउंट बना दिया, श्याम का अलग बना दिया, मोहन का अलग बना दिया, गीता का अलग बना दिया, परचेज का अलग बना दिया, सेल्स का अलग बना दिया, मशीनरी का अलग बना दिया। तो इस तरीके से जब हम लोग अलग अलग अकाउंट बनाते हैं ना, तो इन सारे अकाउंट्स का कुछ बैलेंस आता है। क्या आता है, बैलेंस। तो बैलेंस क्या चीज़ है, ये बैलेंस का मतलब है कि भाई हमें इन सारे अकाउंट्स का एक बैलेंस मिलता है कि भाई किसी से हमें कितना लेना है या किसी को हमें कितना देना है। ठीक है, किसी से हमें कितना लेना है या कितना देना है, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें बैलेंस कि भाई जो मशीनरी मैंने बनाया है, मशीनरी का अकाउंट, उस मशीनरी की क्या वैल्यू आज के डेट में रह गई, ये भी हमारा बैलेंस हो सकता है। या परचेज़ का अगर बैलेंस पता चलता है तो परचेज़ का जो बैलेंस है उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके बिज़नेस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है अभी, है ना। तो इस तरीके से कुछ बैलेंस आता है।
अब ये जो बैलेंस है अलग अलग अकाउंट्स के, उन सब को एक जगह एक पेपर पे नोट किया जाता है, यानी कि समराइज़ किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो आपने रिकॉर्ड किया एक जगह, फिर उसको अलग अलग जगह डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई करके जो बैलेंस आया है उन सबको एक जगह नोट करते हो, यानी कि समराइजिंग करते हो, जो कि आप सीखोगे ट्रायल बैलेंस के लेसन में। ठीक है, समराइज़ करेंगे हम उसमें। ओके, जो कि ट्रायल बैलेंस का लेसन होगा, जिसका चैप्टर डिस्कशन करते समय मैंने आपको बताया था, जब हमने इंडेक्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो एक ट्रायल बैलेंस नाम से भी लेसन था। लेसन नंबर कौन सा है वो? हाँ, लेसन नंबर 14 था। ठीक है, वो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, समराइजिंग करना सीखेंगे। तो हम लोग एक क्या करेंगे, जो हमने क्लासीफाई किया था, अकाउंट्स को अलग अलग बनाया था, उसका जो बैलेंस आया है उसको हम लोग एक जगह पे क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे। ठीक है, समराइज़ करने का मतलब सबका जो बैलेंस आया है वो एक जगह नोट करते चलेंगे कि भाई राम से इतना लेना है, या मोहन को इतना देना है, ठीक है, या गीता से इतना लेना है, या मशीनरी मेरे पास इतने रुपए की पड़ी है, ठीक है, या परचेज़ का ये बैलेंस है। इस तरीके से ओवरऑल हम सारी चीज़ों को एक जगह पे समराइज़ करेंगे। अब ये एक जगह पे समराइज़ क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लो। एक जगह पे समराइज़ करने का मेन रीज़न ये है क्योंकि जब हम लोग लास्ट में, साल के लास्ट में, जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस जानना होगा कि भाई हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, साल के लास्ट में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये जानना होगा, तो हम बार बार, जब हमने सारे अकाउंट्स अलग अलग क्रिएट कर रखे हैं, तो हमें प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हमें जानना होगा कि बैलेंस कितना है ना, हर अकाउंट का बैलेंस क्या है, हर अकाउंट का बैलेंस क्या है। उसी के थ्रू हम लोग प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं कि कितना लेना है, कितना देना है, मशीनरी का क्या बैलेंस है, और बहुत से ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत से बैलेंस हैं, उन सब के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। तो जब हम उन सब चीज़ों को समराइज़ कर देंगे तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हमको एक ही पेज पे मिल जाएगा। और वही अगर समराइज़ नहीं किए होते तो हमको अलग अलग पेज खोलना पड़ता, अलग अलग अकाउंट चेक करना पड़ता। यानी कि आगे के काम के लिए, यानी कि जब हम PL अकाउंट बनाएंगे, PL अकाउंट या और साथ में PL एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इन दोनों को क्रिएट करने के लिए, PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट को क्रिएट करने के लिए हमको समरी चाहिए होगा, इन्फॉर्मेशंस की समरी चाहिए होगी, जिससे कि हम आसानी से इसको क्रिएट कर सकें। ओके, और अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता कर सकें। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस पता कर सकें। तो फिर जब हम समराइजिंग करेंगे तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हमको एक जगह मिल जाएगा। तो ये हो गया समराइजिंग। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, हो गया। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासीफाइंग क्या है एंड समराइजिंग क्या है। अब आते हैं हम लोग अपने डिफिनीशन पे और इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, ये तीनों पॉइंट तो मैंने डिटेल डिस्कशन कर लिया, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक जो है प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के साथ, इन सारे रूल्स रेगुलेशन को हम लोग इस जो है अकाउंटिंग में सीखेंगे। और किस में, इन टर्म ऑफ मनी, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, ओके, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ओके, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स या इवेंट हमारे बिजनेस में हो रहे हैं, और वो ट्रांजेक्शन्स कैसे होने चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर के कहने का मतलब है कि वो उन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग मनी में मेजर कर सकें। ठीक है, मनी में मेज़र करने का मतलब, देखो हमारे बिज़नेस में बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन्स या बहुत से ऐसे इवेंट होते हैं जो कि मनी में मेज़र नहीं किए जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका एक मैनेजर है। ओके, मान लीजिए एक बहुत अच्छा मैनेजर है आपके बिज़नेस का। ओके, वो मैनेजर अचानक से आपके यहाँ से काम छोड़ के चला गया। अब ये काम छोड़ के चला गया तो आपके बिज़नेस को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन क्या ये जो इवेंट हुआ है, यानी ये जो प्रॉब्लम आई है, क्या इस इवेंट को आप मनी में मेज़र कर सकते हो कि इस मैनेजर के जाने के वजह से आपको कितने का लॉस हुआ? क्या इसको मनी में मेज़र कर सकते हो? नहीं। तो ये भी प्रॉब्लम तो है बिज़नेस की, लेकिन मनी में मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो भी, ये मैंने बस एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए फाइनेंशियल नेचर के बारे में, फाइनेंशियल कैरेक्टर के बारे में। तो जो भी ट्रांजेक्शन, बाकी अदर ट्रांजेक्शन्स होंगी, जैसे कि परचेज़ करना, ठीक है, परचेज़ करना, सेल्स करना, सैलरी पेमेंट करना, ठीक है, सैलरी पेमेंट करना,
सैलरी पेमेंट करना एक्सेट्रा, बहुत से ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ये सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम एटलीस्ट मनी में मेज़र तो कर सकते हैं ना, कि हमने कितने का परचेज़ किया या हमने कितने का सेल्स किया, कितना रुपया सैलरी दिया या कितना रुपया वेजेस दिया, कितना रुपया रेंट दिया, ये सारा हम लोग मनी में मेज़र कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मनी में मेजरेबल हो, यानी फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों। ओके, फाइनेंशियल कैरेक्टर कहने का मतलब मनी में मेजरेबल हो। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, यानी उसके बाद जब आप रिकॉर्ड कर लो, क्लासीफाई कर लो, समराइज़ कर लो सारे ट्रांजेक्शन्स को, उसको क्या करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है। यानी कि जो रिजल्ट आया है, यानी कि भाई प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, उसको इंटरप्रेट करना होगा कि क्या आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ओके, ये डिफिनीशन मैंने डिटेल में डिस्कस कर ली। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। और अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे अगली वीडियो में। तो एक बार फिर हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं क्या है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। एक ओके, यानी अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं और उन्हें इन टर्म ऑफ मनी में जो है रिकॉर्ड करते हैं, मनी के टर्म में रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी एक सिग्निफिकेंट मैनर के साथ रिकॉर्ड करते हैं, पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ रिकॉर्ड करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को अकाउंटिंग की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके आगे जो अगला वीडियो देखेंगे वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का। ओके।